नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। इस हिंदुस्तान में आप और गरीब हो गए हैं और वंचित हो गए हैं, आप और पिछड़े हो गए हैं और दोयम दर्जे के हो गए हैं, और नहीं हुए तो 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो नीतियां बन रही हैं उसी के मुताबिक बन रही हैं। इस देश में भारत बनाम इंडिया की जो लकीर है उसको और मजबूत बनाया जा रहा है, इंडिया को और मजबूत बनाया जा रहा है, भारत को और गरीब बनाया जा रहा है। और इस भारत बनाम इंडिया की लड़ाई के बीच में सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जो इस देश के 95% लोगों की पहुंच से बाहर है, लेकिन हमारे देश की छाती पर होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। आज बात करेंगे नई शिक्षा नीति की, विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खोल देने की, और कितना घटिया तरीके से दरवाजे खोले गए इसको भी समझेंगे। मैं भी आया। जब भारत में अंग्रेज रहते थे तो अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज इस देश में एक अलग तरह का इंसान था और एक अलग तरह की उनकी नागरिकता थी, और उनके जो आगे पीछे लोग घुमा करते थे वो भी विशिष्ट होते थे। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एंग्लो इंडियन टीचर आया करती थी, रहन सहन तौर तरीके उनके अलग हुआ करते थे, और जो भारत के मूल निवासी हैं, भारतीय हैं, वो ज़मीन पर उकड़ू होकर उनसे बात किया करते थे, वो कुर्सी पर बैठकर बात किया करते थे। हुजूर, माई बाप और बाद में बाबू साहब का संबोधन इस देश के आम नागरिक के लिए था। 70 सालों में इतना बदलाव तो हुआ है कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, वो अब खड़े होकर भी बात करने लग गया है और कुर्सी और स्टूल पर बैठकर भी बात करने लग गया है। हालांकि देश में एक छोटे से हिस्से में ही ये बदलाव आया है, लेकिन फिर भी उम्मीद जगी है। कभी कभी कोई लकड़हाले का बेटा IAS बन जाता है, कभी कभी किसी मजदूर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, और इस तरह के उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि ठीक है, गुलामी का दौर चला गया। लेकिन धीरे धीरे करके हम देखते हैं भारत में पूंजीवाद के आने के साथ गुलामी के दौर की वापसी हो रही है। इस देश में एक क्लास है, इस देश की सारी नीतियां उसके लिए बनती हैं। मैंने आपको रोड एक्सीडेंट के केस के बारे में बताया था कि रोड एक्सीडेंट में कैसा कानून बना अंग्रेजों का मोटर वालों के पक्ष में, क्योंकि वो उन्हीं के पास होती थी। तो अब नीतियां भी बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए हाईवे है। इस देश का बहुत सारा संसाधन उसमें जा रहा है और बैलगाड़ी वाला उसमें घुस नहीं सकता है। और आप देखेंगे कि ये विषमता हर जगह दिखती है। अब अस्पताल में जो इलाज है, इलाज इस देश में 2 तरह का होता है। एक वो होता है जो इस देश में पैसे वाला रहता है उसका होता है, और एक वो होता है जो गरीब है उसका होता है। एक का जीवन अनमोल है, दूसरे का जीवन डॉक्टर के लिए उसकी अपनी विश्रम पे है। वो जितना बचाना चाहे, कोशिश कर ले तो बच जाए, लेकिन संसाधन के फ्रंट पे आके डॉक्टर साहब भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हर तरफ लूट का कारोबार है। एक तरफ ऐसे आवास हैं, ऐसे मकान हैं, ऐसी जगह हैं जिसमें अनंत सुविधाएं, दूसरी तरफ ऐसा आवास है जो राजीव आवास योजना होता था, इंदिरा आवास हुआ और आज PM आवास हो गया, फिर भी किसी को निवास नहीं मिला। ये 2 भारत जो हैं, इन 2 भारतों को आप हर जगह देखते हैं। अब पहले वाला दौर नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये जो 2 फाड़ है हमारे समाज का, इसमें सीधे विदेशी शक्तियां आकर ईस्ट इंडिया फोर्सेस की तरह धीरे धीरे करके समाज पर कब्जा कर लें। अभी तक तो हमने कारोबार में छूट दी थी, और अब हम अपने दिमागों के अंदर, और अपने ही नहीं, इस देश के राज करने वाले, जो भारत नहीं, जो इंडिया है, इंडिया के दिमागों में भारत के मैकाले आएंगे, विदेश के मैकाले आएंगे और दिमागों में जानकारियां भरेंगे। विषमता की जानकारी जो शुरू होती है, ये जो कहानी शुरू होती है नए कानून से, जिसका ऐलान कल जगदीश कुमार साहब ने किया है। जगदीश कुमार साहब को आप जानते होंगे, जो पहले JNU के वाइस VC थे, वाइस चांसलर, और उनके समय में कितने बवाल हुए थे JNU में, रोज ही TV पे दिखती थी उनकी शक्ल। तो वो भोले से चेहरे वाले जगदीश कुमार जी ने कल एक नीति का ऐलान किया, और ये नीति है कि इस देश में जो शिक्षा है, और खासतौर पर विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको इस देश में खुली छूट दी जा रही है। खुली छूट इस तरह से है कि उनको कैंपस से अगर वो भारत में खुलना चाहती हैं तो किसी भी प्रकार का कोई बंधन उनके ऊपर नहीं होगा, और उनको मनमानी फीस और मनमाना कोर्स तय करने की इजाजत होगी। बल्कि सरकार ने उनको एक और शर्त रखी है, और शर्त यह है कि यहाँ पे आप वही पढ़ाई कराओगे जो आप वहाँ पढ़ाते हो।
कुछ चीजों को छोड़कर जो राष्ट्रीय हित में नहीं है उनके अलावा सब पढ़ा सकते हो। अब लोगों ने पूछा जगदीश कुमार जी ये राष्ट्रीय हित बोले तो बोले कुछ नहीं, वो ऐसा थोड़ी कि हम रोज रोज उनको बोलेंगे कि आप ये मत पढ़ाओ वो मत पढ़ाओ, वो तो कभी कभी बोलेंगे। तो भाई कभी कभी बोलोगे या अभी अभी बोलोगे, इसको उसमें लिखा, क्योंकि इंसान हार मास का पुतला है। मैंने आपको बताया सबके मन में चोर होता है, सबके मन में बेईमानी का ख्याल आता है, सबके अंदर भ्रष्टाचार की भावना उठती है। तो अगर कानूनन आप चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लगाओगे, इसको क्लियर नहीं करोगे कानून में, कल के दिन किसी की सरकार आ जाएगी, वो सीधे सीधे बोलेगा नहीं भाई आप हिजाब लेके इजाजत ना दें, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। करते रहिएगा बहस, वंदे मातरम मैंडेटरी करते हैं, करते रहिएगा बहस। तो इसलिए इसको क्लियर होना चाहिए। लेकिन मुझे इतना ऐतराज इस पे तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा ऐतराज ये है कि भारत में एक क्लास है जो क्रीम क्लास है, जो इस देश के 1% लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सुविधा आई है। और सुविधा के आने का मतलब ये है कि इस देश का जो आम नागरिक है उसको अलग सुविधा मिलेगी पढ़ाई की, और खास नागरिक को अलग सुविधा मिलेगी। ये हम लगातार देख रहे हैं। यानी इस देश में शिक्षा समान नहीं होगी, शिक्षा धन के आधार पर भेदभाव होगा, इस देश में विषमता होगी। जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे उसको एक अलग तरह की शिक्षा मिलेगी, जिसके पास कम पैसे होंगे उसको एक अलग तरह की शिक्षा मिलेगी। और जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट में आप नौकरी मांगने जाएंगे, आप कितने भी काबिल हों, आपसे पूछेगा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए, अच्छा आप कहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, आ जाओ आ जाओ। ये भेदभाव होगा, क्योंकि वो जो एलिटिस्ट माइंडसेट है, जो अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता है, वो थोड़ी भारत से जाने वाली है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे जय शाह जैसे लोग पढ़ेंगे, जय शाह जैसे लोग निकलेंगे, और जय शाह जैसे लोग वहाँ से कहीं और अकोमोडेट हो जाएंगे, और कन्हैया कुमार जैसे लोगों के पास में नारे लगाने का विकल्प भी नहीं बचेगा। तो ये जो विषमता है, ये असमानता है इस देश में, शिक्षा के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसका नुकसान इस देश की जो मूल भावना है संविधान की, उसके साथ भी हो रहा है। इसलिए भी ये वीडियो बनाना जरूरी था। आप मुझे बताइए कि इस देश को अगर आप देखें तो ये देश क्या है। इस देश में अगर आप संपत्ति का वितरण देखें तो भारत में 20% संपत्ति भारत की इस देश की टॉप की 1% आबादी के पास में है। देश की 20%। विषमता दुनिया में भी होती है, लेकिन भारत जितनी कहीं पे नहीं है। इस देश में अब अमीरों के पास इतनी दौलत जा रही है, ऐसे ऐसे वो रोज रोज अमीर हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, कि आपको यकीन नहीं आएगा, रोज 70 लोग अरबपति बन रहे हैं इस देश के। आप कहेंगे विकास हो रहा, नहीं, वो 70 बन रहे हैं, बाकी का छिन रहा है। 119 बिलियनर हैं, और 9 हुआ करते थे 2000 में, 101 2017 में, और 2018 से 2022 के बीच में हर रोज 70 मिलियनर तैयार हो रहे हैं। मिलियनर तैयार हो रहे हैं हर लोग 70, और आप देखिए 119 मिलियनर हो चुके हैं। और भविष्य में ये जो अरबपतियों की संख्या है ये 10 गुना बढ़ने वाली है, और 63 मिलियन 6 करोड़ 30 लाख जो आम भारतीय हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब वो एक गोली भी नहीं खा सकते हैं। ये जब आंकड़े होते हैं तो बड़े एक्सट्रीम होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 941 साल लगेंगे एक मिनिमम वेजेस काम कमाने वाले एम्प्लॉय को इस देश में उतनी दौलत कमाने के लिए जितना इस देश का सबसे बड़ा आदमी एक साल में कमा लेता है। यानी ये जितनी दौलत एक साल में कमाता है उसको कमाने के लिए उसको 941 साल चाहिए। ये है डिस्पैरिटी। जब आप इस डिस्पैरिटी के देश में रहते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, थोड़ा आंकड़े हैं लेकिन ये ज़रूरी है कि ये देश किसका हुआ, मेजॉरिटी लोग कौन हैं इस देश में, बहुमत किसका है, ज़्यादा लोग कौन हैं इस देश के, मालिक कौन हुए, इस देश की संपदा पे, इसके देश के झंडे पे, इस देश की संसद पे इस देश के हर आदमी का समान अधिकार है। तो नीतियाँ कुछ खास 1% लोगों के लिए ही क्यों बन रही हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल गरीबी के आंकड़े पे जाएं, बहुआयामी गरीबी के, जिसमें शिक्षा में भी गरीबी है, स्वास्थ्य में भी गरीबी है, और जीवन स्तर भी जिनका खराब है, तो इस देश में हर तीसरा आदमी जो अनुसूचित जाति वाला है, आपके सामने जब आरक्षण के खिलाफ बहस होती है तो एक आदमी जो कलेक्टर बन गया उसका एग्जाम्पल रख दिया जाता है, एसडीएम बन गया उसका एग्जाम्पल रख दिया जाता है। ये नहीं देख रहे कि 1/3 हर तीसरा अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस देश में बहुआयामी गरीबी का शिकार है। यानी उसके पास शिक्षा भी नहीं है। शिक्षा नहीं होने का मतलब ये है उसका नॉमिनेशन ही नहीं हुआ है स्कूल में। इसके अलावा स्वास्थ्य नहीं है, उसकी जो बचपन बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है,
और जो भार है उनके बॉडी वेट होता है वो भी काफ़ी कम है। ये इसका पोषण का भी आंकड़ा उसमें गिना जाता है, जीवन स्तर का भी आंकड़ा, जिसमें बिजली है कि नहीं, फर्श है कि नहीं घर के अंदर, पीने का पानी है कि नहीं, सफाई है कि नहीं, खाना खाता है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाने में भी बहुत बेसिक से एक आलू, इस तरह के क्राइटेरिया हैं, ईंधन है कि नहीं, ये सब चीज़ें जोड़ी जाती हैं और उससे ये इंडेक्स किया जाता है तैयार। अब ये देश इस तरह का गरीब देश है और इस गरीब देश में जब आप आज की तारीख में किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में या कहीं पे भी एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि भाई ये आदमी कश्मीरी माइग्रेंट है तो इसको रिजर्वेशन देना है, मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा घर से बेघर हो गया आतंकवाद के कारण। आप देखते हैं कि भाई ये जो सैनिक का बेटा है, सुरक्षा बलों का बेटा है, आप देखते हैं ये व्यक्ति फिजिकली डिसेबल है, डिफरेंटली एबल है, विकलांग है, तो आप सबके लिए थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन करते हैं। आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति का है, इसको भी रिजर्वेशन दे दो, पिछले वर्ग को भी रिजर्वेशन दे दो, माइनॉरिटी को दे दो, महिलाओं को दे दो, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। और वो इसलिए बनता है कि जो 1% आबादी हिंदुस्तान में जो मज़े कर रही है, बाजार भी उसी के लिए उत्पाद बना रहा है, मीडिया भी उसके लिए खबरें चला रहा है, सब उसी में जुटे हुए हैं 1% से, और थोड़ा उनके हमचे जमचे को मिला लो 5% हो गए, हमारे जैसे लोग आ गए उसमें। तो वो जो आबादी है वो 6% लोग तो इनकम टैक्स देते हैं हिंदुस्तान में, तो उससे अंदाजा लगा लो जो इनकम टैक्स पे है वो सारे 6% हो गए। तो सारी नीतियाँ उनके लिए बन रही हैं। और ऐसे में अगर आप विदेशी विश्वविद्यालय लाते हैं तो जो हमारे जैसे 6% है, इनमें से भी 1% रह जाएंगे जो उसमें शिक्षा ले सकें। अच्छा, और पूंजीवाद के कारण शिक्षा की लूट पहले से ही चल रही है, उस लूट को रोकने के लिए कुछ हो नहीं रहा है। और ये तो आपने खुद ही छूट दे दी है कि आप जो चाहो पढ़ाना, आपके सिलेबस में दखल नहीं करेंगे, पढ़ाना वही जो वहां पढ़ाते हो, बिल्कुल ईस्ट इंडिया बन जाना। और उसके बाद तीसरी बात आप ये भी कह रहे हो कि आप जो है वो क्या फीस लेते हो, इस पर हम आपको नहीं रोकेंगे। तो जाहिर बात है वही सब चलेगा जैसा कि अभी चल रहा है देश में। जब आपने एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन किया, उसकी 2-3 नसीहतें देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, इससे ज़्यादा जाऊँगा पता तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। उस यूनिवर्सिटी में हमारे एक परिचित हैं, वो बहुत जिम्मेदार जगह पे वहाँ पे काम करते थे, टीम थे। वो बताते थे कि वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जब कहीं से कोई टीम आती थी, यूजीसी वगैरह की सब कुछ, तो मुन्ना भाई फिल्म की तरह किराए के लोग आ जाते थे। वही वहाँ पे कोई लेबोरेटरी बना लेता था, कुछ लगा लेता था, कुछ लोग पोस्टमार्टम करने लगते थे और एकदम ऐसा लगता था हाँ भाई प्रॉपर यूनिवर्सिटी चल रही है, बस उतनी देर के लिए है। एक और परिचित हमारे हैं, उन्होंने कुछ ऐसे विषय में किया हुआ है, मैं नाम विषय का बताऊंगा तब भी पहचान हो सकती है, जिसके ज़्यादातर पढ़ाने वाले मिलते नहीं हैं। उनका जो वो 3 विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, 3 विश्वविद्यालय से उनको वेतन मिल रहा है, वो सिर्फ इस बात के लिए कि वो रिकॉर्ड पे दिखा सकें कि हमारे विश्वविद्यालय में इस सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट है। और लूट का आलम यह है कि जितने ये जो ग्रेटर नोएडा में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं, इनके यहाँ पे ये बच्चों को जानबूझकर लूटते हैं। कैसे लूटते हैं? भाई आपका बच्चा है, उसने एडमिशन लिया, पता चला कि एडमिशन हुए जा रहा है, अभी कौन सा महीना, दिसंबर आ गया है, दिसंबर तक आप एडमिशन कर रहे हैं। अब आप एडमिशन करें दिसंबर तक, तो जो बच्चा जुलाई में नहीं आया, जुलाई से दिसंबर तक तो उपस्थित हो नहीं सकता, लेकिन उसको उपस्थिति पूरी दर्ज करानी पड़ेगी पहले दिन से। तो जिन स्टूडेंट्स की उपस्थिति कम होगी उनको कहा जाएगा तुम एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। अब एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो तो क्यों नहीं बैठ सकते? वही ऐसा है, फिर एग्जाम में हम अलाउ कर देंगे, लेकिन जितना जुर्माना लगेगा, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000 लूटे जा रहे हैं सिर्फ इसी बात पे। आपने क्लास में सही जवाब नहीं दिया था, आप होमवर्क करके नहीं लाते, आपने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था, आपके अटेंडेंस कट। और साल के अंत में अगर मौका मिल जाए कि एनुअल एग्जाम में ही नहीं बैठने दें तो 1 साल की फीस और आ गई। ये कर रही हैं ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो चमकीली इमारतें दिखती हैं ना आपको, बढ़िया बढ़िया वाली, ये कर रही हैं, ये एजुकेशन दे रही हैं। तो इस देश में जिस तरह की शिक्षा हो गई है, लूट की शिक्षा हो गई है, हमारे मिडिल क्लास को तो ये एक लूट वाली यूनिवर्सिटी देती है। और जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी होती है, चाहे वो बनारस यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, जामिया हो, उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जा रही है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की, ना ऐसे नए विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चे वहाँ कर लें। तो हमको यहाँ लुटने के लिए छोड़ दिया गया है। अपने बच्चों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटियाँ लेके आ रहे हैं जिनको हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस देश को भैया देश रहने दो, क्योंकि अगर आप अमीर को अमीर बनाते जाओगे, अमीर के लिए संसाधन जुटाते जाओगे, अमीर के लिए सड़कें बनाओगे, अमीर के लिए अस्पताल बनाओगे, अमीर के लिए एजुकेशन दोगे, तो ये तो चलने वाला ज़्यादा दिन तक नहीं है। आपका इंडिया आपकी जेब में डाल देगा ये देश। नमस्कार, जय।